बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 16 मुलाहिज़ा फरमाएं। क्या आज भी तुमने कोई रिश्ता नामंजूर किया है? मैंने हिम्मत से काम लेकर पूछ लिया। हाँ, वो बोली। माँ ने कहा था मोहसिन अच्छा लड़का है, तुम्हारा क्या ख्याल है? मोहसिन वाकई अच्छा लड़का है। मैंने कहा वो बेहतरीन रफ़ीक़े हयात बन सकता है, मुझे मालूम है। मगर उसने कहा मेरी तो निस्बत तय हो चुकी है। वो तलखी से हंसी। उसने झूठ बोला और वहां से भाग गया। बताओ कसूर किसका है? मैं एकदम खड़ा हो गया। राबिया। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा मैं अब चलता हूँ, और वहां से भाग आया। मैंने बहुत अहमकाना सवाल किया था कि कसूर किसका है। कसूर कभी किसी का नहीं होता, तकदीर का भी नहीं, क्योंकि जो कुछ तकदीर में है वो नागज़ीर है और अटल है। राबिया, उसकी माँ, उसका साबिक शोहर मोहसिन और मैं सब अपनी अपनी मजबूरियों के बायस कसूरवार हैं। क्या मैं खुद राबिया की माँ का डिप्रेशन ख़त्म नहीं कर सकता था? लेकिन मेरे पास फौजिया से जज्बाती वाबस्तगी का उज़र था। मोहसिन के पास उज़र था कि ये मसला वो अपने वालिदैन खुसूसन अपनी डिक्टेटर टाइप माँ की रजामंदी के बगैर खुद तय करने का मजाज नहीं, और उनके बारे में यकीन के साथ कहा जा सकता था कि वो राबिया की उम्र को और उसके पेशे को तवम व करहन कबूल करती तो उस लड़की को कभी कबूल ना करती जिसे शोहर ने घर बैठे बैठे तलाक नामा भिजवा दिया हो। शायद सच भी हो, उनके लिए काबिल कबूल ना होता, क्योंकि इस माशरे में कसूरवार सिर्फ औरत है। राबिया में होगी कोई ना कोई ऐसी खामी और बेहया अब अपने मुंह की स्याही उसकी सूरत पर मलती फिरती है, सारे जमाने की आंख में धूल झोंकने के लिए। उनका आदमी फैसला होता। मोहसिन ने राबिया को यकीनन पसंद किया था, मगर वसाले या फक्त आरजू की बात नहीं, इस एतराफ़ हकीकत ने उसे फरार पर मजबूर कर दिया। मुझे राबिया पर तरस आया। तरस खाने के सिवा मैं क्या कर सकता था? उसने मुतअद्दिद अदालतों में दूसरों की मजलूमियत के मुकदमात जीते होंगे, हकदार को उसका हक दिलवाया होगा और नाइंसाफ़ी का मुर्तकिब होने वाले को सज़ा दिलवाई होगी, मगर खुद अपने हक की खातिर किसी अदालत में अपना मुकदमा ना ले जा सकी। अपनी ज़िंदगी के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर किसी को फरीक बना के मुल्ज़मों के कटहरे में ना ला सकी। मुझे उसकी बुज़दिलाना बेबसी पर सख्त झुंझलाहट महसूस हुई। वो क्यों खामोश रही? माशरती इक़दार उनकी जंजीरों को तोड़ के उस CSP अफीसर का गिरेबान क्यों नहीं थामा और उसे खींच कर अदालत तक क्यों नहीं ले गई? उसने 5 साल के इंतजार के करब का हरजाना क्यों नहीं वसूल किया? उसको दुनिया के सामने नंगा क्यों नहीं किया, जिसने अपनी इज्जत पर झूठा पर्दा डाले रखने के लिए मंगनी और निकाह का झूठा ड्रामा किया और 5 साल लोगों की उम्मीदों से, अरमानों से और जज्बात से खेलता रहा। लोगों जिनमें उसके अपने माँ बाप, राबिया और उसकी माँ सब शामिल थे। शायद राबिया अपनी माँ की वजह से मजबूर थी, वरना किसी गुनाह के बगैर 5 साल की नज़रबंदी के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाती। यही तो मशरकी औरत का अलमिया होती है। अमरीकी माशरे की कोई लड़की तो इसे शूट कर देती और माशरा उस फेल के जवाब को तस्लीम करता। राबिया कहती कि वो शरीफ आदमी है। कौन शरीफ है और कौन नहीं है? अगर उसकी सनद देने वालों की म्यार ही गलत है तो फिर खुद ये गलती क्यों करती है? मैंने राबिया को बहुत सी गालियां दी, अहमक, आकबत, नाअंदेश, बुज़दिल औरत, इसी तरह की वगैरह वगैरह। जब मैंने रेलवे हॉस्टल के उस डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक में कदम रखा जिसने आखिरी अय्याम में मेरे वालिद का इलाज किया था, तो शाम के साए ढल चुके थे। उसका ये क्लिनिक गड़ी शाहू की एक बगली सड़क पर अपने घर के एक कमरे में वाक़ था। अभी मरीजों के आने का वक्त नहीं हुआ था। ये उसकी प्रैक्टिस ही कम चलती थी कि कमरे में सिर्फ एक औरत अपने बच्चे को दिखा रही थी। जब वो फारिग हुआ तो उसने मुझे दूसरा मरीज समझकर अपने करीब पड़े हुए स्टूल पर बैठने का इशारा किया। स्टूल पर बैठकर मैंने अपना तारुफ कराया। अच्छा। वो सारी लाकर बोला, तुम पर तो कत्ल का एक मुकदमा भी चल रहा है, मैंने अखबार में देखा था, मगर तुमने ये क्या अहमकाना बयान दिया है कि वजीर खान को कत्ल किया गया था और उनकी मौत कुदरती नहीं थी। डॉक्टर साहब, मैंने सुकून से कहा, अदालत का फैसला होने से कबल किसी मुकदमे पर ऐसा तबसरा तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है। मैंने लाश निकलवा के पोस्टमार्टम कराने के लिए दरख्वास्त दे दिया। अभी यह तय होना बाकी है कि मेरा ख्याल अहमकाना था या नहीं। उसके जारिहाना रवैये ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं भी शराफत को बालाए ताक रख दूँ। खैर छोड़ो इस बात को, यहाँ क्यों आए हो? वो गुस्से को जब्त करते हुए बोला, मुझे ये पूछना था कि क्या मेरे वालिद वजीर खान मरहूम को गेंटिया के सिवा भी कोई आर्दा लाहक था? मैंने कहा, अगर था तो उसका इलाज मैं नहीं कर रहा था। वो बोला, आपके ख्याल में गेंटिया से किसी का हार्ट फेल हो सकता है? मैंने कहा, हार्ट फेल किसी का भी हो सकता है, गेंटिया की कोई शर्तें नहीं है। उसने उम्दन असल बात के इतराफ से गुरेज किया। मुझे उन्हें 1001 असबाब से सरोकार नहीं है। मैंने सख्त लहजा इख्तियार किया। मुझे ये बताओ कि गेंटिया के बायस किसी की हरकतें कल्ब बंद हो सकती है? जहाँ तक मुझे मालूम हुआ ये बीमारी भी इब्तदाई मरहले में थी और खुद चल के आपके पास मेरे वालिद आते थे। मेरे पास नहीं, रेलवे के हॉस्पिटल। वो तन से बोला, तुम्हारे सवाल का जवाब है कि नहीं, गेंटिया हार्ट फेल होने का सबब नहीं बन सकता। उनके इंतकाल के बाद आप ही उनको देखने गए थे। आपके ख्याल में उनकी मौत का सबब क्या था?
मैंने कोई राय नहीं दी थी। मौत को 2 घंटे हो चुके थे। कब्रिस्तान में यानी लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पैदाइशी अमवात के रिकॉर्ड पर मौत का सबब हार्ट फेल दर्ज है। वो मैंने नहीं लिखा, इसका कोई सबूत नहीं है। इस बात के गवाह मौजूद हैं। मैंने उसे याद दिलाया, हो सकता है तुम्हें अदालत में वदात करनी पड़े। जब वक्त आएगा तो मैं अदालत को जवाब दे लूंगा। वो चिराग पाहू के बोला, तुम कौन होते हो मुझे धमकी देने वाले, गेट आउट। मैंने उसकी गर्दन दबोच ली। मैं मरने वाले का वारिस हूँ, उसका बेटा। उसने एक झटके से अपनी गर्दन छुड़ाई। तुम एक कातिल हो और बदमाश, उसने आंपते हुए कहा और टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। मेरे क्लिनिक में आके गुंडागर्दी, मैंने लात मार के टेलीफोन का तार तोड़ दिया। मेरे यहाँ से चले जाने के बाद इस तार को जोड़ के पुलिस से जो चाहो कहना। खुदकशी करके कह देना कि वजीर खान का बेटा कत्ल कर गया। यहाँ से निकल जाने के बाद मैं बिल्कुल महफूज हूँ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 2 बहुत सीनियर वकील गवाही देंगे कि मैं उनके पास बैठा अपने केस की बात कर रहा था। SP जामन रिजवी भी कह सकते हैं कि मैं उनके साथ था, क्योंकि वो मेरे अंकल के दोस्त हैं जो वजारत खारजा की डिप्टी सेक्रेटरी और मेरे जामन हैं। इसके अलावा मैं होटल के सूट नंबर 4 में मौजूद हूँ। मैंने उमदन होटल का नाम गलत बताया और उसे छोड़ दिया। अगर तुम्हारे हलक से आवाज़ निकली तो बात समझ लो, मैं जूडू जानता हूँ। एक मामूली सा हाथ रसीद करूंगा और तुम आधे घंटे के लिए जाम हो जाओगे, इसलिए अब मैं चलता हूँ, फिर कोर्ट में मिलेंगे। मेरा ख्याल है वो वाकई डर गया था, चुनाचे वो मुझे जाते देख कर भी नहीं हिला और मेरे रुखसत हो जाने के बाद भी उसने चीख पुकार नहीं मचाई, वरना मुझे वाकई जूते बगल में दबा के भागना पड़ता और शायद वहाँ मेरी मौजूदगी के ऐनी गवाह पैदा हो जाते। और वो बहुत खबीस आदमी था और इसी सलूक का मुस्तहिक था। मैंने खतरनाक इलाके से निकल के तय किया और क्राउन सैनमा के रास्ते राबिया की कोठी के सामने से गुजरकर पैदल चलता हुआ एम्बेसडर होटल तक पहुंच गया। होटल के डाइनिंग हॉल में बहुत से लोग मौजूद थे, मगर मुझे उनमें से मोहसिन का चेहरा दिखाई ना दिया। वो ऊपर कमरे में भी मौजूद नहीं था और काउंटर क्लर्क ने बोर्ड पर निगाह डाल के मुझे मुतला किया। वो चाबी छोड़ के कहीं गए हैं। मैंने खाने का फैसला किया और डाइनिंग हॉल के ऐसे हिस्से में जा बैठा जहां से मैं बाहर भी देख सकता था और दरवाजे से अंदर आने वालों को भी। दिन भर की मुशक्कत का हासिल जिस्मानी थकन और कोफ्त के सिवा कुछ न था। चिरागदीन ने कोई काम की बात नहीं बताई थी। मोहसिन को वो खत नहीं मिल सका था जो गुलाब खान के नाम आने वाला था। राबिया की दास्तानी हयात का अलमिया मुझे भी डिप्रेशन में मुब्तला कर रहा था और अब उस डॉक्टर ने अमलन इनकार कर दिया कि वजीर खान नाम के किसी मरीज को उसने वफात से पहले और वफात के बाद कभी देखा ही नहीं। अपना गम तेरा गम जहां का गम, हम भी रखते हैं ज़ादे राय अदम। अपनी कैफियत के हस्बे हाल ये शेर याद करके मैंने सोचा कि मंजिल अदम की फिक्र में मुब्तला होने से मुसाफत अदम में कमी बेशी नहीं होती। खाने वाले दिन से क्या मिलेगा? रंज या राहत, दुख सुख, उम्मीद और नाउमीदी, कामयाबी या नाकामी, आज ये कैसे तय किया जा सकता है? वो खत पोस्ट हुआ था या नहीं? पोस्ट हुआ तो कल किसे मिलेगा? हमें मिला तो हमारे ज़हन में उलझन पैदा करने वाले सवालात का कोई जवाब फराहम करेगा या नए सवालात को जन्म देगा। राबिया जो ख्वाहिशों के तिलिस्म और ख्वाबों के फरेब में मुब्तला है, इस हकीकत को तस्लीम करेगी कि डिप्रेशन का शिकार उसकी माँ नहीं, वो खुद है। और आखिर कब तक वो शराबों से जज्बात के रिश्ते इस्तवार करती रहेगी? सलामत शाह की अदम मौजूदगी में जिसकी लाश शायद अब तक संदूक से निकाल कर मुर्दा खाने की किसी बेद पर ढेर कर दी गई होगी, कैसे साबित करूंगा कि वजीर खान का इलाज करने वाला और मौत के बाद उनकी मौत के गलत असबाब का तयन करने वाला डॉक्टर कौन था? और बिलाखिर ये सबूत कैसे फराहम करूंगा कि जिस वक्त मीर शराफत अली का कत्ल हुआ बैस सलामत शाह के साथ था? ज़हन पर जलगार करने वाले ये सवालात दहशत की तन्हाई में अकेले मुसाफिर को घेर रहने वाले गोले बियाबानी की तरह थे, जो फरागत की खड़ी देखते ही लाशऊर के हर खाने में नमूदार हो जाते थे और उनका सिलसिला सरतान के खुलियों की तरह फैलता था। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16 से 32, फिर 64। मेरे लिए अमा कहीं ना थी और अपने दिफा की सबसे मौसर सूरत ये थी कि खुद को मसरूफियत के इसार से बाहर न आने दूं। बकौल अंग्रेज खाली दिमाग शैतान की वर्कशॉप बन जाता है, तो दिमाग को अतल इम्कान काम से लगाए रखो। मैंने मेन्यू का मुतालिया शुरू किया, जैसे अव्वल था आखिर हिफ्स करने का इरादा है। और जब मशरिक व मगरिब के ताम पर चीनी खानों की तरजीह का फैसला हुआ तो 10 मिनट गुजर चुके थे। आर्डर की तामील तक मैंने सूरतों का मुतालिया किया। हर चेहरा एक किताब था। कुछ किताबी चेहरे थे, कुछ आफ्ताबी चश्मों अबरू में और रंगे लबो रुखसार में लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के मेकअप का तिलिस्म था। 16 सिंगार जब मुहावरा थे तो मुबालगा समझे जाते थे। हर टेबल के एक नंबर था और ये नंबर प्लास्टिक के रंगीन तकोने टुकड़ों से बने छोटे से स्टैंड पर सफेद रूफ में नुमाया थे। 12 नंबर टेबल पर कौन है? वेटर वेटर। उधर 24 नंबर का ऑर्डर किसने लिया था? बाहर मुझे याद आया कि मुझे भी ऑर्डर दिए हुए 10 मिनट तो हो चुके हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मालूम नहीं कौन था वो। आखिर ये सब वर्दी में एक जैसे क्यों हो गए हैं?
बस ये एहसास सा रहता है कि बहुत लंबा है या मोटा है और लंबी लंबी मूछें हैं। निगाह मेन्यू पर रहती है, एक चिकन कारन सोप, एक चिकन नहीं, फ्राइड प्रान एंड राइस। अभी अगर मैं उससे पूछता कि मियाँ जरा अपना नाम तो मुझे बता दीजिए, फिर बुलाना हो तो कैसे पुकारें, तो वेटर कितने अफसोस से हिस्सा हिलाता कि ऐसे आला दर्जे के होटलों में कैसे कबाड़ी लोग आने लगे हैं। एन उसी वक्त वेटर ने मेज पर खाना लगा दिया शुरू किया और मैंने नैपकिन घुटनों पर फैलाते हुए वेटर से ताखीर की शिकायत करने की बजाय खानों की इश्ताअंगेज खुशबू से मजबूर होकर छुरी कांटे का असला उठाया और खाने पर टूट पड़ा। खाना बहुत अच्छा था, चुनाचे मेरी नजर गिरदो पेश पर ना रही। मैंने शीशे से बाहर भी नहीं देखा और दरवाजे पर भी निगाह नहीं रखी, जिससे मुझे मोहसिन के आने का इल्म न हुआ। जब मैं खाने से फारिग हुआ तो 9:30 बज चुके थे। तशवीश की कोई बात नहीं थी, क्योंकि मोहसिन मेरे ख्याल के मुताबिक SSP जामन रिजवी साहब से मिलने गया था, जो उसके डैडी के दोस्त थे। ऐन मुमकिन है उन्होंने काम की बात सुनने के बाद मोहसिन को खाने पर रोक लिया हो। 10-10:30 बजे तक उसका इंतजार किया जा सकता था। मैंने इत्मीनान से बैठ के सिगरेट सुलगाई और वेटर को कॉफी के लिए कहा। हाल में अब पहले जितने लोग नहीं रहे थे, मगर उसके बावजूद आधे से ज्यादा हाल भरा हुआ था। ये सब सोसाइटी में आला मुकाम रखने वाले शरीफ लोग थे, जो निजी और कारोबारी हर किस्म की गुफ्तगू में मसरूफ थे और किसी को किसी दूसरे के मामला से सरोकार ना था। मेरे जैसे ना होने के बराबर थे, जो अकेले बैठे थे, चुनाचे दूसरों को देख रहे थे, दूसरों की सुन रहे थे और दूसरों के बारे में सोच रहे थे। 10 मिनट इंतजार करने के बाद मैंने वेटर को याद दिलाया कि मैंने काफ़ी के लिए कहा था। उसने शाइस्तगी से मादरत करते हुए कहा कि वो दूसरी टेबल का वेटर है, ताम वो 24 नंबर को बता देगा। मजीद 10 मिनट के बाद मैंने काउंटर का रुख किया। आखिर ये क्या बदनज़मी है, 20 मिनट पहले मैंने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया था, क्या कॉफ़ी ब्राज़ील से इंपोर्ट की जाएगी? मैंने मैनेजर के शफाफ शीशों वाले कैबिन में जाके कहा और हाथ उठा के उंगली से उस मेज की तरफ इशारा किया जहां मैं बैठा था, लेकिन पलटकर देखने पर मुझे कॉफ़ी मेज पर रखी हुई नजर आई। मैंने थोड़ा सा खफीफ होकर कहा, गालिबन वेटर मुंतजिर था कि मैं शिकायत करने उठूं और वो कॉफ़ी रख दे, और मैनेजर ने मेरी मुस्कुराहट के जवाब में मुस्कुरा के रस्मन इज़हार नदामत किया। मुझे सहमत हुई। वापस लौटते हुए मैंने काउंटर कलर के पीछे नंबरों वाले उस बोर्ड पर निगाह डाली, जिसके खानों में कुछ लोगों ने अपने कार्ड लगा दिए थे, ताकि आने वालों को इल्म ना हो जाए कि फलां साहब किस कमरे में मुकीम है। वहीं खाली कमरों की चाबियां लटक रही थी, और वो चाबियां भी जो मेहमान जाते हुए छोड़ गए थे। मोहसिन के कमरे की चाबी अब गायब थी, जिसका मतलब यही निकाला जा सकता था कि वो आया और डाइनिंग हॉल पर निगाह डाले बगैर सीधा ऊपर चला गया, और खाना तो वो खा के आया होगा। चुनाचे अब बिस्तर पर लेटा छत को मुलाहिजा कर रहा होगा और मेरी तरह इंतजार में मुब्तला होगा। सुभान अल्लाह, क्या बेखबरी है कि एक छत के ऊपर मौजूद है, दूसरा छत के नीचे, और दोनों एक दूसरे की बाहर से वापसी के मुंतजिर हैं। मैंने खासी उजलत में काफ़ी ख़त्म की, जो अजीब बद जायका, जो शानदे जैसा मशरूब थी। ये इतने अच्छे होटल की हिदायत की सरी खिलाफ वर्दी थी, मगर मैंने मैनेजर को और सारी इंतजामिया को माफ़ कर दिया। और आदमी खता का पुतला है, क्या मालूम काफ़ी ब्राज़ील की बजाय खटमंडू से मंगाई गई हो, और बनाने वाले ने इश्क या किसी ज़हनी आर्दे में मुब्तला होकर इसमें सफ़ेद ज़ीरा भी डाल दिया हो। वेटर, मैंने चिल्ला के कहा, बिल लाओ। और चूंकि वेटर का आसपास कहीं वजूद न था, इसलिए मुतअद्दिद अफराद ने लाउड स्पीकर बनने पर मुझे घूरा। काफ़ी ठंडी थी। खैर, खटमंडू से आने वाली काफ़ी और क्या होगी, बर्फानी इलाके की काफ़ी थी। मैंने काउंटर का रुख करते हुए तय किया। फिर मैंने एक मुख्तसर सी तकरीर की, जिसका मौजू था वेटर नंबर 24, जो 24 मिनट बाद काफ़ी उस वक्त लाया था जब मैं हुकाम बालाए से रुजू कर चुका था। फिर जो काफ़ी वो लाया, अगर वो वाकई ब्राज़ील की थी तो उससे चीन के और ब्राज़ील के ताल्लुकात पर बुरा असर पड़ सकता था। और अब मैं बिल के लिए गला फाड़ रहा हूँ, मगर 24 नंबर ने अभी तक लब्बैक नहीं किया, वगैरह वगैरह। काउंटर क्लर्क ने भी रवायती शाइस्तगी से माद रचाई और कहा कि बिल मिस्टर मोहसिन रजा के कमरे में भिजवा दिया जाएगा इंशाअल्लाह रातों रात। मोहसिन के कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन मुकफ्फल नहीं था और अंदर लाइट नजर आ रही थी। मैंने कफल के गोल दस्ते को घुमाया और दरवाजा किसी तरद्दुद के बगैर वाह हो गया। मिस्टर मोहसिन रजा, मैंने जूतों समेत बिस्तर पर दराज होके कहा, तूने राबिया का रिश्ता नामंजूर कर दिया। ना खलफ। मोहसिन रजा कोई जवाब नहीं दे पाया। वो बाथरूम में था और वाश बेसिन में हाथ मुंह धो रहा था। कहते नजर इस बात के कि राबिया बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत अच्छी वकील है और निरा इनकार करना बहुत से कानूनी मसाइल पैदा कर सकता है। मसलन ये है कि इद्दत की खराबी का केस, धोखाधड़ी का केस बन सकता है। तूने उसे वरगला के शादी का झांसा दिया और भाग गया। वो देनी अजियत का हर्जाना तलब कर सकती है और चाहे तो दीगर नाशाइस्ता इल्जामात के तहत तुम पर वो मुकदमात कायम कर सकती है, जो मुझ पर भी नहीं। फिर हम तुम साथ होंगे, खूब गुजरेगी, जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। आखिर ये क्या चक्कर है, मैं मुसलसल बकवास कर रहा हूँ और अंदर मुसलसल पानी गिर रहा है, मगर ना मोहसिन बाहर आता है और ना उसका जवाब आता है। मैंने उठकर गुसल खाने का रुख किया। अभी मैं बाथरूम की दहलीज पर ही था कि किसी ने मुझे पीछे धक्का दिया और मैं रूम के अंदर गया तो पीछे खट से दरवाजा बंद हो गया।
मैंने खुद को तसादुम से बचाने की खातिर जबरदस्त ब्रेक लगाए, मगर गुसल खाने का फर्श चिकना और गीला था। मैं फिसलता हुआ गया और दीवार पर गिर गया। उसी वक्त मुझे अपने जिस्म में पीछे की तरफ कूले के पास चुभन सी महसूस हुई। मैंने संभलने के लिए हाथ फैलाए और शावर को पकड़ दिया। दूसरे हाथ से पेशानी को सहलाते हुए मैंने पलट कर देखा तो बाथरूम में मोहसिन की जगह मुझे एक अजनबी चेहरा नजर आया। वो तकरीबन मेरा हम उम्र था, जो सूरज से बन मानस लगता था। उसकी सेहत भी मुझसे बेहतर थी और वो यकीनन फुर्तीला भी था। जैसे ही मैं दीवार से टकरा के वापस हुआ था, उसने इंजेक्शन सिरिंज की सुई आगे कर दी थी और सुई खुद ही गोश्त में उतर गई थी। मेरे पलट कर देखने तक उसने इंजेक्शन का जहर मेरे जिस्म में उतार दिया था। बात फौरन मेरी समझ में आ गई। उसका एक साथी कमरे में मौजूद था और शायद किसी पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। उसने दबे पांव मेरे पीछे आकर टक्कर मारी थी। दूसरा बाथरूम के अंदर खुले दरवाजे के पीछे इंजेक्शन से मुसल्ला खड़ा था। इंतजार में था कि पानी गिरने की आवाज और मोहसिन का जवाब ना मिलने पर मैं बाथरूम में झांकने आऊं तो मेरे कदम रंजा फरमाते ही वो अपना काम कर गुजरेगा। उन दोनों के कमरे में दाखिल होने की एक सूरत ये थी कि वो पिछली जानिब से खिड़की का शीशा तोड़कर कमरे में कूद जाते, मगर उसमें पकड़े जाने के खतरात भी थे। चुनाचे ज्यादा जुरात और चालाकी से काम लेकर उन्होंने रश में काउंटर क्लर्क से चाबियां ले ली थी, जो यूं भी मोहसिन रजा को कहां शिनाख्त कर सकता था। दूसरी सूरत ये हो सकती थी कि वो मोहसिन रजा के पीछे पीछे कमरे में आ गए और उसे ठिकाने लगा के मेरा इंतजार करते रहे। ठिकाने लगाने का मतलब उसे बेहोश या बेबस करके बेड के नीचे या अलमारी में डालना भी हो सकता था, और उसका खात्मा भी। ये सब ख्यालात चंद सेकंड की पैदावार थे, जैसे बहुत सी जुजियात पर मुश्तमिल एक मंदिर लम्हा भर के लिए टेलीविजन के स्क्रीन पर दिखाई दे और गायब हो जाए। फिर मुझे महसूर होकर मरने से पहले मार देने की हैवानी जिबिल्लत ने मगलूब कर लिया। मुझे एहसास हुआ कि दुश्मन बिलाकर अपनी चालाकी से मुझे असेर करने में कामयाब हो गए हैं। जहर मेरे वजूद में खून की गर्दिश के साथ फैला है। मेरी जिंदगी के सिर्फ चंद मिनट बाकी रह गए हैं और मैं किसी को मदद के लिए भी नहीं पुकार सकता, क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद है। मेरे चिल्लाने की आवाज दूसरे कमरों के मकीनों तक नहीं पहुंचेगी और कौन जाने साथ वाले कमरे खाली हैं कि मकीन बाहर गए हुए हैं। दरवाजा तोड़ के बाहर निकलना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम था और मेरे लिए चंद मिनट की मोहलत बहरहाल इतनी कम थी कि मैं खुद अपनी कोई मदद कर सकता था और ना कोई दूसरा। मैंने उस वहशी दरिंदे की तरह हमला किया जिसके लिए फरार के तमाम रास्ते मसदूद हों, मगर शिकारी सामने हो। शिकारी के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी, मगर वो मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने बड़ी सफाई से खुद को बचा लिया और मैं अपने ही जोर में बाथ टब के अंदर जा गिरा, जो लबालब भरा हुआ था और उसी में पानी गिरने की आवाजें आ रही थी, जिस पर मुझे गुमान गुजरा था कि मोहसिन मुंह हाथ धो रहा है। शिकारी ने कहका लगाया, अगर टब खाली होता तो तुम्हारा सर फट जाता, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए हमारा। मैंने उसे एक गलीज गाली दी और टब में से निकल आया। मेरी हालत सूट बूट समेत स्विमिंग पूल में गोता मारने वाली शिकारी की तरह हो रही थी। पानी मेरी जेबों में, मेरे जूतों में और बालों में भर गया था और सूट गीला होने के बाद बारी होकर मेरे जिस्म से चिपक गया था। चुनाचे मेरे लिए आजादाना नकलो हरकत की राह में रुकावट बन रहा था। उसके बावजूद मेरा हौसला कम ना हुआ और ना एतमाद। गड़बड़ उस वक्त हुई जब मैंने अचानक कदमों के नीचे जमीन को हिलता हुआ महसूस किया और मुझे जलजले का ख्याल आया। फिर मैंने हाथ फैलाए और गिरने से बच गया। शिकारी फिर हंसा, आओ हिम्मत है तो करो हमला। उसने मुझे इशारे से अपनी तरफ बुलाया। मैंने फिर जस्ट लगाई, मगर खुद मैंने ये महसूस किया कि मेरी हरकत स्लो मोशन का नमूना थी। इतनी मुसीका खेज कि मैं हैरान रह गया। मेरे हाथ पैर मेरे काबू में ना रहे और क्रिकेट की इस्तलाहत के मुताबिक मेरी डायरेक्शन गलत हो गई थी। चुनाचे मेरे हरीफ ने बोल्ड होने की बजाय मुझे जबरदस्त शॉट लगाया और मैं बाल की तरह बाउंड्री की तरफ बढ़ा जो बाथरूम की दीवार थी और उसे टकरा कर रुक गया। जमीन के साथ साथ अब आसमान भी हिलने लगा था और दीवारें शराबी की तरह झूम रही थी। इंजेक्शन का असर इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, मैंने सोचा। अगर इंट्रावेनस इंजेक्शन होता, यानी दवा बराह रास्त किसी शरियान में दाखिल कर दी जाती, तो 2.5-3 मिनट में दौराने खून मुकम्मल होने तक मेरा काम तमाम हो जाता, मगर गोश्त में इतनी सूरत से नहीं होता। मैं आहिस्ता आहिस्ता पलटा। बाथरूम के मैदान कारजार में हम दो ही हरीफ थे, ना कोई रेफरी था और ना कोई अंपायर, और मैं फाउल प्ले का शिकार हुआ था। लेकिन फाउल कौन देता? काफी मुझे अचानक ख्याल आया, सुअर के बच्चे, तुमने काफी में कुछ मिलाया था। मैंने मुक्का तान के आगे बढ़ने की कोशिश की। शिकारी मेरी लड़खड़ाती चाल पर हंसा। हाँ, अच्छा हुआ तुम खुद ही उठकर आ गए, वरना हम तुम्हें मोहसिन का पैगाम देकर बुलवाते। ये इंजेक्शन तो इजाफी था, किसी वजह से तुमने काफी ना पी होती तो तुमको यहाँ काबू किया जा सकता था। और मोहसिन, क्या तुमने उसे? अब मेरी जबान भी लड़खड़ाने लगी थी। जवाब में उसका एक और कहका सुनाई दिया। बाथरूम का बल्ब मेरी नजरों के सामने जलने बुझने लगा और मैं डगमगाया। मेरे हाथों ने किसी गैर मौजूद शय को थामने की बेसुध कोशिश की। फर्श तेजी से ऊपर आया और मैंने गिरते हुए आखिरी जीतोजहद अपने सर को जर्ब से बचाने के लिए की। मैं घुटनों के बल बैठा और चित्त हो गया।
छत आसमान से भी ऊपर निकल गई और मेरे गिर्द वही रात मुहित हो गई जो बाहर मशरिक और मगरब में और शुमालो जुनूब में सैकड़ों मील तक फैली हुई थी। और आखिरी एहसास ये था कि मंजिल राय अदम आ गई, जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले मैंने सोचा था कि कल की बात है तो उसके लिए आज तरद्दुद क्यों। अपना गम तेरा गम जहां का गम ज़ादे रादम। जब मुझे रफ्ता रफ्ता होश आने लगा तो मुझे यूं लगा जैसे मेरा जनाजा मेरे लवायकीन के कंधों पर है और मुझे तदफीन के लिए ताबूत में डालकर शहर खामोशा की जानिब ले जाया जा रहा है। मगर ताबूत मैं ईसाई तो नहीं था और मेरी वफात लंदन में नहीं हुई थी। असूलन मुझे कफन पोश होना चाहिए था, ऐसे सिलेंडर टाइप कफन जो फाड़ के मुर्दा बोल भी ना सके कि अजीज अभी तो मैं जवान हूँ और बाकायदे हयात हूँ। कफन ऐसे हरगिज नहीं होते। मैंने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की लेकिन मैं वाकई सिलेंडर में मलफूफ था। मलफूफ इसलिए कि वो सिलेंडर टीन का या किसी दांत का नहीं बल्कि कुछ चोनी रेशमी किस्म की साख्त का था, जिसे मेरे गिर्द यूं लपेट दिया गया था कि मैं अलिफ की तरह सीधा लेटा था और अलिफ नंगा था। चुनाचे सबसे पहले मैंने अपनी वफात के ख्याल को मुस्तरद किया और इस ख्याल से मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे आवाज़ जो आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहे थे यकलख्त बेदार हो गए। जनाजे का ख्याल मेरे तसव्वुर से गायब हो गया। जो अजीब विलायती मंदिर था कि आगे स्याह जनाजा गाड़ी है जिसके घोड़े कोचबान तक सब स्याह हैं और ताबूत के गिर्द अजीजों की अदम मौजूदगी में फौजिया और राबिया हैं। स्याह लिबास में उनकी हुस्न की रोशनी निगाहों को आबाद कर रही है और दूसरी तरफ मोहसिन और शेरवानी साहब है। जनाजा गाड़ी के दोनों जानिब फूल है। मैं कालीन में लिपटा हुआ था और कालीन ट्रक में रखा हुआ था। वो ट्रक न जाने किधर जा रहा था। समत का तयन या वक्त का तयन नामुमकिन था। चुनाचे मैं कैसे अंदाजा करता कि मैं इस हालत में कितना सफ़र कर चुका हूँ। मैंने मुंतशिर ख्यालात की सिपा को मुनज़्ज़म किया और वाक़यात को तरतीब के मुताबिक याद करने की कोशिश की। दुश्मनों को मालूम हो गया था कि मैं कहाँ क़याम पजीर हूँ। उन्होंने दोबारा ज़्यादा अफराद को मेरे अगवा पर मामूर कर दिया। उन अफराद ने मुझे काफ़ी में बेहोशी की दवा दी। एम्बेसडर होटल का अमला उसी में बराह रास्त मुलव्वस नहीं हो सकता था। चुनाचे ये हरकत किसी ज़मीर फरोश ने भारी मुआवजा लेकर या किसी ने नज़र बचा के काफ़ी में दवा डाल दी थी। बावर्ची खाने में या टेबल तक काफी के पहुंचने से कबल उन्हीं अफराद ने मोहसिन के कमरे तक रसाई हासिल की, नाजायज तरीके से ताला खोल के या जबरदस्ती। मोहसिन को खामोश करने के बाद उन्होंने मुझे बुलवाने का इंतजाम किया था, मगर शामत अमाल के बायस मैं खुद कमरे में और फिर बाथरूम में जा पहुंचा। कमरे के किसी पर्दे के पीछे पोशीदा एक फर्द ने मुझे गुसल खाने में धकेला और बाहर से दरवाजा बंद किया तो दूसरे ने मुझे इंजेक्शन दिया, लेकिन उस वक्त काफी की दवा का असर हो चुका था। चुनाचे में मुकाबला ना कर सका। नतीजा ये कि अब मुझे कालीन में लपेट कर कहीं ले जाया जा रहा है। उसके बाद सवालात थे। नंबर 1 ये कि क्या मोहसिन भी दूसरे कालीन में मेरे साथ ही ट्रक में लेटा है। नंबर 2 वो क्या होश में है या मर चुका है। नंबर 3 ये होटल के कालीन है तो होटल वालों ने इनकी बरामद रद्द क्यों नहीं की। इतने बड़े कालीन किसी की नजर बचा के कैसे निकाले जा सकते हैं, खुसूसन वो कालीन जिनमें सालम आदमी लपेटे गए हों और हर आदमी का वजन 250 पाउंड हो। ऐसे कालीन को उठाने के लिए और जीने से उतार कर ट्रक में चढ़ाने के लिए भी 4 आदमी बहरहाल दरकार होंगे और ये जुलूस काउंटर के सामने से जरूर गुजरेगा। होटल के अमले का इस साजिश में शरीक होना बईद अज़ क़यास था। ये भी नामुमकिन था कि उन्होंने कालीन की कीमत अदा करके कालीन ले जाने की इजाज़त हासिल कर ली हो। ऐसे तो जिसको जो चीज़ पसंद आएगी कमरे से उठा के ले जाएगा और मुआवजा अदा करेगा। होटल वाले रोज सामान खरीद के कमरों की आराइश करते रहेंगे। ये भी नामुमकिन था कि उन्होंने रिवाल्वर दिखा के ये असबाब निकाला हो। होटल के अंदर और बाहर इतने लोग होते हैं और सड़क तक इतना फासला होता है कि ये काम स्टेन गन की मदद से भी नहीं किया जा सकता। बैंक लूटने वाले सिर्फ एक रास्ते को कंट्रोल करते हैं और एक हाल के महदूद से अमले को फिर ये कैसे मुमकिन हुआ। अब मैं पूरी तरह होश में था। चुनाचे मैंने मुमकिनात और नामुमकिनात के असबाब पर गौर मुलतवी किया। जो होना था हो चुका। अब गौर तलब मसला मुस्तकबिल का था, यानी क्या होने वाला है।